जी आज का हमारा चैप्टर है, नया चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है? दिस द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ chemical changes that occur on passing electric current into certain chemical system and also with the generation of electricity by carrying chemical reactions। ठीक है जी, जितने भी हमारे सेल्स हैं, या हमने वोल्टेज सेल पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, या इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा था, उन सभी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर पढ़ते हैं। मतलब हो क्या रहा है, या तो केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी से कुछ केमिकल रिएक्शंस करा रहे हैं, है ना। उनको हम बोल उन उन सब चीज़ों को हम किसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, या पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होते हैं उसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं ना, मतलब ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर का होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब वो किसी एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में, किसी एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में होती है। अपने आप ये रिएक्शंस हमारी नहीं होती हैं। ठीक है जी, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी लगाई तो ये रिएक्शन हो रही है, और जैसे हटा दी तो ये बंद हो जाएंगी। तो दीज आर नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। बट अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करूं तो वो हमारा क्या है, स्पॉन्टेनियस नेचर का होता है। ठीक है। और जब भी रिएक्शंस होती हैं तो कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन फॉर्म ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। उसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल। और जितने भी हम बैटरीज यूज करते हैं आजकल, दे ऑल आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एवरीडे लाइफ में, है ना। वो जैसे टीवी का रिमोट हो गया, या हमारी वॉचेस हो गई, उन सब में जितने भी, है ना, उन सब में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज करते हैं। क्लियर हो गया जी। तो हम यहाँ पे इन दो चीज़ों के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिखवा देता हूँ आपको। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसमें वो कह रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शंस होंगी। जैसे इसका एक एग्जांपल दूं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना। मेरे को चाहिए एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का कोट चढ़ाना है, तो वो किससे होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल से, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जो हमारी केमिकल रिएक्शंस कराती है, and there are non-spontaneous. These reactions are non-spontaneous in nature. These reactions are non-spontaneous in nature. Right? और ये होती क्या है हमारी, redox reaction. These all are redox reaction. Oxidation reduction simultaneously होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारी केमिकल रिएक्शन से केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, and these are spontaneous in nature. These reactions are spontaneous in nature. एक बार इनिशिएट कर दी तो यह अपने आप इनिशिएट हो जाती हैं, और ये कब तक चलती रहती हैं, जब तक मेरा रिएक्टेंट वहां पे खत्म नहीं हो जाता। क्लियर हो गया जी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे साथ साथ छोटी छोटी चीज़ें जो हमें यहाँ पे पढ़नी है। पहले हम यहाँ पे चीज़ें पढ़ेंगे कंडक्टर्स के बारे में। व्हाट डू मीन बाय कंडक्टर्स? हाँ जी, कंडक्टर्स which allow electricity to flow through them
while those which do not permits the flow of electric current is called non-conductor or insulator. राइट उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर. राइट. सो कंडक्टर्स को हम आगे क्लासिफाई करते हैं टू टाइप्स में. तो दो टाइप में हम कंडक्टर्स को क्लासिफाई कर देते हैं. एक होते हैं हमारे मेटालिक कंडक्टर्स और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स. मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. मेटालिक कंडक्टर्स में जो हमारे फ्लो ऑफ करंट है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और इलेक्ट्रोलाइट्स में वी हैव आयंस, है ना, पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज आयन, जिनकी वजह से हमारा करंट फ्लो करता है. तो एक एक करके हम उनको भी डिस्कस करते हैं. फर्स्ट हम बात करेंगे मेटालिक कंडक्टर्स के बारे में. अब मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होते हैं, हमारे पास कर्नल्स होते हैं और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कर्नल्स होते हैं और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. They are responsible for the flow of current. ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं. इनको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं बिकॉज दे कंडक्ट करंट due to the movement of इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है जी. और ये होते क्या हैं जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं, दीज आर मेटल्स, मेटलॉइड्स, या हम सेमीकंडक्टर्स भी बोल सकते हैं इन्हें, या अलॉयज. यूजुअली मेटल से ही बनते हैं अलॉयज भी. तो ये होते हैं हमारे मेटालिक कंडक्टर्स. अलॉय क्या होता है, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है. होमोजीनियस मिक्सचर होता है एक से ज़्यादा मेटल्स का. ठीक है जी. अब ये जो हमारे मेटालिक कंडक्टर्स हैं, कुछ गुड कंडक्टर्स होते हैं, कुछ हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं. ठीक है. इसमें आगे लिखते हैं द कंडक्टिविटी ऑफ. कंडक्टिविटी के बारे में हमें बताना है. द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स is based upon the fact based on the electron present in the valence shell of their atoms. Valence shell of their atoms are loosely held by their respective by their respective
positively charged residues known as kernels, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। कर्नल्स पॉजिटिवली चार्ज रेजिड्यूज होते हैं, ठीक है जी, और इलेक्ट्रॉन्स उनसे होल्ड होते हैं, ठीक है जी। और कंडक्टिविटी ऑफ मेटल decreases with the rise in temperature because the positively charged because the positively charged kernels also start moving under the influence of the applied electric field under the influence of the applied electric field and the movement of electrons obstruct the movement of electrons which are responsible for the कंडक्टिविटी। ये इवन मैंने क्वेश्चन भी दिया था लास्ट टेस्ट में आपको कि मेटल्स की कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है और जो सेमी मेटल हैं, मेटलॉइड्स हैं, उनकी सेमीकंडक्टर्स हैं, उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है जी। तो ये हो गए। अब हम इनके फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स ऑन विच metallic conductance depend। First, nature of metal, which can be judged from its position in the periodic table, ठीक है जी। जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जिनका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होएगा, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे अगर मैं सीजियम की बात करूं, सीजियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है, ठीक है, ठीक है जी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ती है, तो मतलब क्या करता है, वो झट से ही अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाता है। तो इट हैज़ वेरी हाई कंडक्टिविटी, इसी वजह से वो फोटो सेंसिटिव सब्सटेंसेस बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। सेकंड है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट।
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। थर्ड है टेम्परेचर। मैंने यहाँ पे इवन क्वेश्चन भी डाला था कि किस टेम्परेचर पे हमारे जो मेटल्स होते हैं वो सुपर कंडक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं, है ना। तो उसका आंसर था 0.1 to 10 केल्विन तक, राइट। तो ये रहा टेम्परेचर। सो दीज ऑल आर द मेटेलिक कंडक्टर्स, फैक्टर्स जिनके ऊपर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है या मेटेलिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मेटल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड है टेम्परेचर। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स हो गए, अब हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है। मेरी आवाज़ थोड़ा गला बैठा हुआ है इसलिए ऐसी आ रही है, होपफुली ठीक हो जाएगी जल्दी। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में क्या होगा हमारा, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग और एक होते हैं वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और यहाँ पे क्या होता है, जो कंडक्शन होता है किसकी वजह से था, आयंस की वजह से। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स आर सब्सटेंसेस which allow the passage of electric current by the movement of the ions. These are conducting either in these are either conducting in molten or in aqueous solution, but not in the solid state, but not in the solid state like metals, because ions do not have any mobility in the solid state. ठीक है जी, क्लियर हो गया। दे डू नॉट हैव एनी मोबिलिटी इन द सॉलिड स्टेट। इवन मैंने टेस्ट में भी आपको क्वेश्चन डाला था कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारे सॉलिड स्टेट्स में, या सॉल्ट्स हैं वो हमारे सॉलिड स्टेट में कंडक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि जितने भी सॉल्ट्स हैं दे ऑल आर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। इन electrolytes, the electrical conductivity increases with rise in temperature, because the ionic mobility increases.
because ionic mobility increases. ठीक है जी। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन आते हैं? एसिड्स आते हैं, बेसिस आते हैं, सॉल्ट्स आते हैं। दे ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि ये क्या करते हैं? हमारे आयंस देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद द सब्सटेंसेस नॉट इन पोजीशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी are known as नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था, है ना, जब हमने वांट ऑफ फैक्टर पढ़ा था। अब जो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो तो हमारे क्या थे? सिंपल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज दे रहे थे। बट जैसे ही हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को लेके आ रहे थे तो वहाँ पे वो क्या कर रहे थे? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस शो कर रहे थे। अब इसमें एग्जांपल आ जाएगा, जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ तो यूरिया हो गया, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है साहब, क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स को फर्दर क्लासिफाई करेंगे एज स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इनको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो हमारे पूरे के पूरे डिसोसिएट कर जाते हैं, विच डिसोसिएट ऑलमोस्ट टिल कंप्लीशन, उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारे पार्शली डिसोसिएट करते हैं। ठीक है जी। चलिए इन्हें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो द इलेक्ट्रोलाइट्स अब ये कब हमारे डिसोसिएट करते हैं? जब हम इसे पानी में डालते हैं या किसी भी पोलर सॉल्वेंट में। द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर आयनाइज्ड ऑलमोस्ट completely in aqueous completely in aqueous solution are called strong electrolytes. राइट, कंप्लीटली अप टू कंप्लीशन वो हमारे डिसोसिएट हो गए, उन्हें हमने क्या बोल दिया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। राइट, while those which ionize to smaller extent are known as weak electrolytes. ठीक है जी, चलिए लिख लीजिए। इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे। चलिए एग्जांपल्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की पहले हम बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, दे ऑल आर
strong electrolytes. Na, OH, Na, KOH, Na, KOH, H2SO4, HNO3, HCl, NaCl, Na2SO4, KNO3, etc. These are the examples of strong electrolytes: strong acids, strong bases, and salts which are formed from strong acid and strong base न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से. उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वो जितने भी हमारे वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस हैं जो हमारे पार्शियली डिसोसिएट करेंगे, जैसे कि CH3COOH एसिटिक एसिड, H3PO4, HCN, H3BO3, H2CO3, ammonium hydroxide NH4OH, calcium hydroxide ALOH whole thrice, aluminum hydroxide. These are the examples of weak electrolytes. ठीक है जी, क्लियर हो गया. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी. हमने पढ़ा था आयनिक इक्विलिब्रियम में. अब उसके बाद द कंडक्टिंग पावर, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. द कंडक्टिंग power is expressed in terms of degree of ionization that is alpha. It is also known as degree of dissociation. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हमने अल्फा वहां पे भी पढ़ा था. ठीक है, और इसका डेफिनेशन क्या था, लास्ट चैप्टर में पढ़ा, सोल्यूशन में. द रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट which split into ions to the total number of molecules of the electrolyte. So degree of dissociation या degree of ionization alpha is equal to number of molecules of electrolyte which split into ions upon total number of molecules of the electrolyte. Total number of molecules of the electrolyte.
क्लियर वेरी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ये भी आ गया। अब अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 से छोटी होगी, क्योंकि 100% डिसोसिएशन हमारा नहीं होता है। 1 वैल्यू कब होगी, जब 100% डिसोसिएट कर रहा है। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। What are the factors? First is the nature of electrolyte. ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग है, वीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, उसका कितना डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, अल्फा है, वो सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो ज़्यादा कंडक्ट करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कम कंडक्ट करेगा। राइट, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया। सेकेंड फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर कैसे रहेगा, देखो जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट है वो तो पोलर नेचर का है ही है। अगर मेरा सॉल्वेंट पोलर नेचर का है तो इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करेगा, अगर वो नॉन पोलर नेचर का हो गया तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं करेगा, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं करेगा। ठीक है, या हमें ऐसा सॉल्वेंट चाहिए विच हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, तो पोलर नेचर होनी चाहिए विद हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो उस केस में कंडक्शन ज़्यादा होगी। थर्ड, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। अब विस्कोसिटी ऑफ मीडियम की बात क्या रहेगी, ज़्यादा विस्कस है मॉलिक्यूल स्लो भागेगा, और अगर विस्कोसिटी कम है तो वो जल्दी से चल पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी कंडक्शन है वो किसकी वजह से है, आयनिक मोबिलिटी की वजह से है ना, आयनिक मोबिलिटी की है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द आयनिक मोबिलिटी as well as conductance decreases with increase in viscosity। ठीक है जी, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो कंडक्शन कम हो जाएगा क्योंकि आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। थर्ड है, फोर्थ है हमारा सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ आयंस। इसमें क्या हुआ, कोई एक आयन ज़्यादा सॉल्वेट होगा और एक है कम होएगा, तो जो ज़्यादा होएगा वो स्लोली मूव करेगा क्योंकि उसका साइज क्या है हमारा ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमने यहाँ पे लिथियम आयन लिया और एक हमने लिया पोटाशियम आयन। अब देखो यहाँ पे इसका साइज बाहर छोटा है और ये क्या है हमारा बाहर बड़ा है। तो याद रखिएगा जब भी लिथियम आयन पानी में जाएगा तो वो सबसे बड़ा, क्योंकि इसका साइज छोटा है, पोटाशियम आयन का साइज क्या है, बड़ा है। इसके ऊपर भी +1 चार्ज है, इसके ऊपर भी +1 चार्ज है, बट जो चार्ज डेंसिटी होएगी वो यहाँ पे ज़्यादा होएगी। है तो एक ही पॉजिटिव चार्ज बट मैग्नीट्यूड ज़्यादा होएगा पॉजिटिव चार्ज का, क्योंकि छोटा आयन है।
यहाँ पे पॉजिटिव आयन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत छोटा सा होगा, बहुत छोटा सा होगा, बहुत छोटा सा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये फोर्स ये अट्रैक्ट नहीं करेगा वाटर को, बट लिथियम आयन बहुत सारे वाटर को अट्रैक्ट करेगा। तो जो आयन, याद रखिएगा, जो आयन पानी के बाहर छोटा होता है, पानी में जाने के बाद वो सबसे बड़ा हो जाएगा, पानी के अंदर जाने के बाद सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर वो पूछता है कि लिथियम आयन और पॉजिटिव आयन है, इन दोनों में से आयनिक मोबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो किसकी है इन वाटर, तो पोटाशियम की है। क्योंकि लिथियम आयन क्या करेगा, वाटर को कर लेगा अट्रैक्ट और काफी बड़ा साइज हो जाएगा। ये कम वाटर आयंस को, वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है जी, दिस इज सॉल्वेट और हाइड्रेशन ऑफ आयंस। तो ये ध्यान रखिएगा। एक चीज लाइन याद रखिएगा, जो पानी के बाहर छोटा है वो पानी में जाके सबसे बड़ा हो जाएगा। तो पोटेशियम आयन जो है वो इजीली मूव कर जाएगा, बट लिथियम आयन जो है वो थोड़ा सा स्लोली मूव करेगा, और उसकी जो कंडक्टिविटी है इन वाटर वो एडवर्सली अफेक्टेड होएगी। नेक्स्ट वी हैव डाइल्यूशन। डाइल्यूशन, अब ये क्या करेगा, डाइल्यूशन की वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, बट वो जो आयंस हैं दे कैन मूव फ्रीली। तो डाइल्यूशन की वजह से कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी increases on dilution, ये याद रखिएगा। सिक्स्थ पॉइंट, टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें, ठीक है जी। अब टेम्परेचर के केस में क्या होगा, ये अभी हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, टेम्परेचर राइज करेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से आयनिक मोबिलिटी भी इंक्रीज कर जाती है। इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। सो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। राइट, अब हम यहाँ पे डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। सो वी हैव डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस। नो चार्ज इज ऑब्जर्व्ड इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, कोई चेंज नहीं होना उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। बट यहाँ पे क्या होता है, जब हम केमिकल चेंजेस करते हैं, मतलब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस करते हैं, तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट का। ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ट्रांसफरेंस ऑफ मैटर, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफरेंस ऑफ मैटर इनटू फॉर्म ऑफ आयंस। कुछ पे कहीं पे मेटल डिपॉजिट होती है, कहीं पे मेटल हमारी डिसॉल्व होती है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। और कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इज जनरली हाई, यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या होती है हमारी, जनरली लो होती है। ठीक है जी, जो कंडक्टिविटी है वो हमारी लो होती है। राइट, क्लियर है जी। चलिए अब हम इससे आगे चलेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे। जस्ट छोटा सा एक टॉपिक है हमारा, सब करा हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कराऊंगा मैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता क्या है, तीन चार कंसेप्ट आते हैं इसके। क्या बोलता है ऑक्सीडेशन में, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और increase in oxidation state. So these are the concept of oxidation. ठीक है जी, इसके आप अगर आपको वापस डिटेल में जाना है तो आप अपने +1 की बुक खोलिए, रिडॉक्स में जाके वहाँ पे कर लीजिए
यहाँ पे जो जो चीज़ें होंगी, जैसे ये दोनों चीज़ें तो यहाँ पे यूज़ नहीं होने वाले, ये दोनों चीज़ें यूज़ होंगी, तो ये आपको मैं वहाँ पे भी करा दूंगा। जहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन होती है उसे ऐसे क्या बोलते हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। वहाँ पे हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है या रिडक्टेंट होता है। और दूसरा कंसेप्ट है हमारा रिडक्शन, क्योंकि ये जो हमारी रिएक्शंस हैं ये क्या होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होगा। तो रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है हमारा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, जैसे लॉस ऑफ हाइड्रोजन था, या आप यहाँ पे कर सकते हो यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी लूज कर रहा है तो भी हमारा ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। गेन ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। राइट, यहाँ पे आ जाता है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ आ जाएगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कब करती है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी, इसे हम बोल देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस की बात करेंगे और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस की बात करेंगे। ठीक है जी, तब हम अगला टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो उसमें सारी की सारी बातें होंगी, कहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है या रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, और इन रिएक्शंस को हम दोनों को ऐड करेंगे और हमें कंप्लीट रिएक्शंस मिलती हैं।